20 आज कुशेश्वर स्थान में 2 जगहों पर करेंगे चुनावी जनसभा। जेडीयू प्रत्याशी के समर्थन में जनता से मांगेंगे वोट। बिहार में आते ही लालू प्रसाद हुए एक्टिव। 3 साल बाद पहली बार चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। राजद कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। पटना पुलिस को अपराधियों की खोली चुनौती। दिन दहाड़े हथियार बल पर व्यापारी से 50 लाख रुपए की लूट। पीएम मोदी ने बुलाई कैबिनेट की बैठक। मंत्रालयों में कामकाज की होगी समीक्षा। नीतियों पर भी चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ एकता। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। तारापुर और कुशेश्वर स्थान उपचुनाव को लेकर सभी दल अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। तमाम बड़े चेहरे प्रचार में जुटे हुए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मोर्चा संभाल लिया है। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तारापुर के ईदगाह मैदान में रैली की। वहीं आज भी वे जेडीयू प्रत्याशी अमन भूषण हजारी के समर्थन में कुशेश्वर स्थान में 2 जगहों पर चुनावी सभा करेंगे। तो तारापुर और कुशेश्वर स्थान उपचुनाव को लेकर सभी दल जो है वो जोर आजमाइश में लगे हैं। ऐसे में तमाम चेहरे जो हैं वो प्रचार में जुटे हुए हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मोर्चा संभाल लिया है। और वहीं सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तारापुर के ईदगाह मैदान में रैली की है। वहीं आज वे जेडीयू प्रत्याशी अमन भूषण हजारी के समर्थन में कुशेश्वर स्थान में दोनों जगहों पर चुनावी सभा को जनसभा में चुनावी करेंगे। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता MS खान जुड़ चुके हैं। तो MS, वहां नीतीश के आने के लिए क्या कुछ तैयारियां जो हैं वो सीएम के आने में की गई है? जी, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान विधानसभा में शशिभूषण हजारी के पुत्र अमन भूषण हजारी की जनसभा को संबोधित करने आए थे। जबकि उनके आने का जो समय दिया गया था वो 11:30 बजे था लगभग, लेकिन वो यहाँ 1:10 में पहुंचे। पहुंचने के बाद यहाँ कई मंत्री भी वहां से आए हुए थे। जीवेश कुमार मिश्रा थे और उसके बाद आपको पारस पशुपति कुमार पारस थे, प्रिंस राज थे और बीजेपी और जेडीयू दोनों से मंत्री भारी संख्या में, कैबिनेट के पूरे मंत्री लगभग उतरे हुए थे। अंत में नीतीश कुमार ने अमन भूषण हजारी को विजय का माला पहना, जनताओं से आशीर्वाद लेकर के पहनाया और अपील किया इस बार भारी मतों से सहानुभूति वोट होने के नाते भी जिताया जाए, क्योंकि दोनों स्थान पे, तारापुर की बात करें या कुशेश्वर स्थान की बात करें, दोनों स्थान पे जेडीयू से विधायक थे और उनकी कोरोना काल के समय में मृत्यु हो गई थी। कारण जो भी रहा हो वो स्पष्ट नहीं हुआ कि मृत्यु हुई, उसी सहानुभूति वोट के लिए अपील की है। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ जीवेश कुमार मिश्रा ने जब नीतीश कुमार के जाने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा तेजस्वी यादव के बारे में कि तेजस्वी यादव को तो अपना घर संभल नहीं रहा है और दूसरे का घर संभालने चले हैं और जनता के बारे में ये लोग सोचते ही। उन्होंने ये भी कहा कि तेज प्रताप यादव के तेज में तेजस्वी यादव भस्म हो जाएंगे। ये बड़ा आरोप जीवेश कुमार, जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, बीजेपी खाते से आते, उन्होंने ये कहा, बड़ा बयान दिया। अब इस पर प्रतिक्रिया भी आनी है आरजेडी की तरफ से, क्या कुछ आती है। जीवेश कुमार ये भी कहा कि ये लोग केवल प्रोपेगेंडा फैला करके और हमेशा मुद्दे को डाइवर्ट करते हैं। विकास का एजेंडा नहीं है आरजेडी के पास और घर इनसे संभल नहीं रहा। लालू यादव की एंट्री की जब बात पूछी गई तो लालू यादव की एंट्री में जीवेश कुमार ने कहा कि उनके आने से कुछ होने वाला नहीं है, वो आ करके और भी जो चुनाव में जो रंग चढ़ा हुआ उसको लीपापोती कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस तमाम जानकारी के लिए। तो नीतीश कुमार आज कुशेश्वर स्थान में 2 जगहों पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान विधानसभा में सभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। इस दौरान तेजस्वी ने कहा कि पिछले विधानसभा में चोरी करके पिछले दरवाजे से नीतीश कुमार ने सरकार बनाया था। पिछले विधानसभा में 1 करोड़
56 लाख वोट महागठबंधन को मिला था, जबकि एनडीए को 1,56,12,000 वोट मिला था। तब भी हम उनसे बहुत ही कम दूरी पर थे, फिर भी हमारे साथ काउंटिंग बंद करवा के चोरी करके चोर दरवाजे से सरकार बनी। उन्होंने यह भी कहा कि चुपचाप वोट करें, हम सरकार बनाएंगे। पिछला चुनाव में हमने कहा था कि अगर हम पिछला चुनाव का अगर कहिएगा तो महागठबंधन की सरकार तो बनेगी। 10 नवंबर को 2020 को 4 बजे शाम तक हम लोग जीत चुके थे। उसके बाद काउंटिंग रोक दिया गया। फिर रात में जो है 2 बजे लोग जो है घोषणा करता है कि कुछ चंद सीटों से मात्र 12,000 का डिफरेंस से एनडीए। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। तेज प्रताप ने कहा उन लोगों को अपने जमाने के बारे में सोचना चाहिए कि बिजली और सड़क की क्या हालत थी। तेज प्रताप ने कहा कि नीतीश कुमार को लाने वाले कौन थे, अपने गुरु के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि अगर लालू यादव उनको चुनाव प्रचार में जाने के लिए बोलेंगे तो वो जरूर जाएंगे। नीतीश कुमार को भी सोचना चाहिए था कि नीतीश कुमार जी इतना जल्दी भूल गए कि उनको लाने वाले कौन थे, उनके गुरु कौन है। तो अपने गुरु के ऊपर इस तरीके का आरोप नहीं लगाना चाहिए। पिताजी बोलेंगे तो जरूर जाएंगे। बिहार सरकार के मंत्री जीवेश कुमार ने लालू यादव के परिवार पर तंज कसते हुए कहा है कि लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव को लोग इसलिए देखने आते हैं क्योंकि वो 28 साल की उम्र में इतने संपत्ति के मालिक कैसे हो गए। तो 14 में भी आया था फुक्का, उनका वीर तो 19 में भी आया था फुक्का। उनको तो लोग देखने इसलिए आता है कि 28 साल की उम्र में 28 बड़े संपत्ति का मालिक वो कैसे हो गए, किस प्रकार चोरी किए, वो कौन है चारा घोटालेबाज का लड़का, उनको इस नाते लोग देखने आते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को लोग सुनने आता है, एक झलक देखने के लिए महिलाएं दुआ दे रही है। जिस प्रकार से हम लोगों ने पिछले 15 वर्षों में काम किया है, निश्चित रूप से हम उसी आधार पर वोट मांग रहे हैं। और तेजस्वी जी को कह दीजिए कि पहले परिवार संभाल लें, पहले तेज प्रताप जी को ठीक कर लें। अब उनका वीर तो 14 में भी आया था फुक्का, उनका वीर तो 19 में भी आया था फुक्का। उनको तो लोग देखने इसलिए आता है कि 28 साल की उम्र में 28 बड़े संपत्ति का मालिक वो कैसे हो गए, किस प्रकार चोरी किए, वो कौन है चारा घोटालेबाज का लड़का, उनको इस नाते लोग। वहीं तेज प्रताप की तेज से भस्म हो जाएंगे। वहीं लालू प्रसाद यादव के उपचुनाव में एंट्री पर जीवेश कुमार ने उनकी एंट्री से सारा किया धरा पर पानी फिर गया है, ऐसा उन्होंने बयान दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों सीट पर एनडीए की ही जीत होगी और साथ ही भारी बहुमत से जीत होगी। साथ ही जीवेश कुमार ने यह भी कहा है कि नीतीश कुमार को देखने लोग विकास के रूप में आते हैं, जबकि आरजेडी के लोग खासकर तेजस्वी यादव को देखने के लिए सिर्फ इसलिए आते हैं कि वो 28 साल की उम्र में इतनी संपत्ति के मालिक कैसे हो गए। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं तमाम पार्टियां चुनावी मैदान में उतर अपने समर्थकों के लिए चुनाव प्रचार कर रही है। वहीं इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने एक पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज दल का गठन किया, जिसका उद्देश्य उपचुनाव में जनता दल यूनाइटेड को हराना है। वहीं केंद्रीय मंत्री नागमणि ने कहा है कि तारापुर से आरजेडी को जिताना है और कुशेश्वर स्थान से कांग्रेस को जिताना है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में हमारी पार्टी क्या करेगी, इसलिए कोर कमेटी की बैठक हमने रखा था। हमारे नज़रों में, पार्टी के नज़रों में तमाम ये पार्टियां जो चुनाव लड़ रही है सभी प्राइवेट कंपनी के तौर पर प्रजातांत्रिक पार्टी के रूप में काम नहीं कर रही है। नीतीश सरकार 16 साल के वर्षों में बिहार के शिक्षा स्वास्थ्य को चौपट कर दिया, इसलिए इन लोग के साथ हमारा कोई समझौता का सवाल नहीं है। लेकिन विशेष परिस्थिति में जो सबसे बड़ा बिहार का भी कोड है, बिहार का जो दुश्मन है वो जेडीयू की सरकार है। इसलिए जेडीयू के उम्मीदवार को हराने के लिए इसलिए हमारी पार्टी विशेष मंथन के बाद
निर्णय लिया है कि तारापुर में जो राजद का उम्मीदवार हैं अरुण कुमार शाह जी, उनको मदद किया जाए और कुशेश्वर स्थान में हम लोग कांग्रेस के उम्मीदवार को मदद करेंगे। इस बिहार में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है, तो वहीं सभी पार्टी अब चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखाने में जुटी हुई है। लेकिन पार्टियां विकास के मुद्दे से दूरी बना रही है। ये रिपोर्ट आप खुद देख लीजिए। बिहार में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, तो सभी पार्टियां अब चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखाने में जुटी हुई हैं। सोमवार से सीएम नीतीश कुमार ने मोर्चा संभाल लिया, तो 26 और 27 को राजद की तरफ से लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार के बाद अब मीरा कुमार भी मैदान में उतरकर त्रिकोणीय श्रृंखला बनाएंगी। 2 सीटों पर हो रहे बिहार विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के अब दिग्गजों की एंट्री हो गई है। लालू प्रसाद यादव भी पटना आ गए हैं और जल्द ही आरजेडी के लिए चुनाव प्रचार भी करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चुनावी रण में उतर गए हैं और तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों ही जगहों पर वहीं कांग्रेस भी इस मुकाबले में बनी हुई है और इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। दरअसल 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर एनडीए की तरफ से सीएम नीतीश कुमार और एनडीए के कई नेताओं ने तारापुर और कुशेश्वर स्थान में चुनाव प्रचार किया और जदयू प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगा। साथ ही विकास के नाम पर खूब कसीदे भी बुने। जो लोग भी हैं उनसे जरा पूछिए कि क्या किए थे। 15 साल मौका मिला था पति पत्नी राज में, क्या किया था बिहार के लिए, क्या स्थिति थी बिहार की। और आज जब हम लोगों को मौका मिला है तो बिहार को हम लोगों ने कितना आगे बढ़ाया है, सबके कल्याण के लिए काम किया है। और लोगों को सिर्फ अपने परिवार की चिंता है, निजी परिवार की चिंता है, और हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है और हम सबकी सेवा करते हैं। वहीं जहां एक तरफ सत्ता पक्ष विकास के मुद्दे पर वोट मांगने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष खासकर तेजस्वी और चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार के 16 सालों के कार्य को विकास नहीं बल्कि बेकार बताया है। लोग जो है ऊब चुके हैं, परेशान हैं और पूरा हमें विश्वास है कि दोनों जगह से तारापुर कुशेश्वर स्थान से आरजेडी के प्रत्याशी जो है वो जीतेंगे। अब हम लोग जाते हैं तो ग्रामीण आते हैं, लोग सुनते हैं, अपनी बात को रखते हैं। नीतीश कुमार जी जाएंगे हवा हवा, हम तो चैलेंज देते हैं नीतीश कुमार जी को कि थोड़ा कुशेश्वर स्थान पूरा विधानसभा जो तीनों ब्लॉक है जरा बाई रोड घूम के दिखा देते। खुशी मुझे इस बात की जरूर है कि जब मैं हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मेरे हेलीकॉप्टर पर चढ़ता हुआ देखूंगा। आप लोग बता दीजिए कोई बार ऐसी थी जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हवाई दौरा हेलीकॉप्टर से नहीं करते थे। इधर अपने ही साथी से अलग हुई कांग्रेस सियासी समीकरण में खुद को बेहतर बताते हुए अपना जनाधार बचाने में जुटी हुई है, जिसके लिए कन्हैया कुमार, हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी जैसे युवा पर भरोसा जताया। पार्टी के तौर पर सिर्फ अपने हक की बात कर रहे हैं और दुख की बात यह है कि एक पढ़ा लिखा इंसान लठायत की भाषा बोलता है और हमारे प्रभारी के बारे में उनको मालूम नहीं है कि ये कौन है। और ये जिनके प्रवक्ता इनके खिलाफ बोल रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं कि अपने आका से जाकर के पूछिएगा ड्राइंग रूम में कि भक्त चरण दास कौन है। तो दलितों को लुभाने के लिए मीरा कुमार पर मुहर लगाई है। बिल्कुल है, कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टी ही नहीं है, कांग्रेस एक विचारधारा है और सारे के सारे बिहार के लोग उस विचारधारा में विश्वास करते हैं, इसलिए वो इस विचारधारा को जिताएंगे। ऐसे में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जहां विकास के मुद्दे पर बात करने की जरूरत है, वहीं यह चुनाव कांग्रेस और चिराग के लिए अपनी जमीन तलाशने का जरिया बन गया है, तो राजद के लिए सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता। इतना ही नहीं, सीएम नीतीश के लिए ये दोनों सीटें
दांव पर साख के समान है, जहां सभी पार्टियां अपने अपने मुद्दे के आगे जनता और उसके विकास के मुद्दों को मानो किनारा कर दिया हो। डीटीवी भारत के लिए निषेध के साथ निर्भय किशोर की रिपोर्ट। मोतिहारी में मानवता शर्मसार हुई है, जहां कलयुगी मां ने अपने नवजात बच्चे को झाड़ियों में फेंक दिया है, जिसके बाद इलाज के क्रम में नवजात की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक स्थानीय लोगों ने बच्ची को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं इस घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। एक नवजात बच्ची जो बालिका गृह मोतिहारी बरियारपुर के बाहर फेंका हुआ था और वहां पे हम लोग को सूचना मिला है। हम वहां पे गए हैं। लाख हल्ला हंगामा करने के बाद भी बालिका गृह का न कोई अधिकारी आया है, न कोई स्टाफ आया है, न कोई कर्मचारी आया है। यहाँ तक कि हल्ला करने के बाद एम्बुलेंस तक नहीं दिया लोग कि बच्ची को सदर अस्पताल लाया जाए। वहाँ पे हल्ला हंगामा किया गया, फिर भी उस समय बच्ची को उठा के हम लाए हैं, सदर अस्पताल मोतिहारी में इलाज करवाए हैं। तो यहाँ पे पता चला है, डॉक्टर ने बता दिया कि नहीं, बच्ची डेथ कर गई है। अगर वहाँ पे बच्ची को बालिका गृह के द्वारा एम्बुलेंस अगर मुहैया कराया जाता और वहाँ से उठा के लाया जाता, निश्चित रूप से बच्ची का जान नहीं जाता और बच्ची बच जाती। पटना सिटी के अगमकुआ थाना के 0 माइल स्थित यातायात थाना से 250 मीटर की दूरी पर सोमवार की सुबह दिन दहाड़े बदमाशों ने बाइक से बैंक जा रहे तेल कारोबारी को रोककर हथियार के बल पर 50 लाख रुपए लूट लिए। कारोबारी अपने कर्मचारी के साथ सम्राट पेट्रोल पंप कैंपस परिसर से पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में रुपए जमा करने जा रहा था। वहीं 2 बाइक पर सवार 3 लुटेरे घटना को अंजाम देकर पिस्तौल लहराते हुए 0 माइल की ओर भाग निकले। पीड़ित कारोबारी ने बदमाशों का कुछ दूर तक बाइक से पीछा भी किया, लेकिन लुटेरे दोनों बाइक छोड़कर भाग निकले। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पटना में 12 अक्टूबर को हुए मॉडल मोना राय उर्फ अनीता देवी की हत्या की गुत्थी पटना पुलिस ने सुलझा दी है। मामले में मुख्य आरोपी भीम को आरा से गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस मामले में सिटी एसपी सेंट्रल अमरीश राहुल ने बताया है कि बिल्डर राजू राय की पत्नी शारदा देवी ने मोना राय की हत्या की थी। साथ ही तीनों अपराधी करीब 3 माह से रेकी कर रहे थे। वहीं 12 अक्टूबर को मौका मिलते ही मोना राय को उसके घर राजीव नगर थाना क्षेत्र के रामनगरी में गोली मार दी थी। इस मामले में गिरफ्तार अपराधी के पास से एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। वहीं बाकी के 6 लोग अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले के गायाघाट प्रखंड मुख्यालय में पंचायत चुनाव को नामांकन के चौथे दिन है, जहां अभ्यर्थियों के साथ आए समर्थकों की भीड़ देखने को मिली, जिस वजह से NH 57 के दोनों लाइनों में वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वहीं सूचना पर पहुंचे CO थाना अध्यक्ष समेत दर्जनों पुलिस बलों ने कड़ी मशक्कत के बाद आवागमन सुचारू करवाया। ज़्यादा नामांकन भी हुआ और मतलब रॉन्ग साइड से एंट्री हो गया, जो हम लोग मतलब बाद में उसको ठीक करवाए हैं और अभी मतलब यातायात चालू हो गया। हाँ। मुजफ्फरपुर के गायघाट प्रखंड के जमालपुर कोदई पंचायत के निर्वतमान मुखिया पुत्र महेश राय ने मुखिया पद के लिए नामांकन दाखिल किया। इस दौरान समर्थकों की भारी भीड़ भी देखने को मिला। साथ ही मुखिया उम्मीदवार महेश राय ने कहा कि हमें जनता पर पूरा विश्वास है और हमारा परिवार हमेशा जनता के लिए खड़ा रहा है। हमें भी जनता इस बार मौका दे तो पंचायत में और विकास कर जनता की सेवा करेंगे। किस पद के लिए नामांकन किए? मुखिया पद के लिए। इस बार क्या कुछ रहेगा जनता के लिए? जहाँ तक संभव हो सकेगा हम जनता का सेवा किए हैं, पिताजी किए हैं 10 वर्ष, फिर हम करेंगे। किन मुद्दों को ऐसी क्या कमी रह गई जो आप खड़ा हुए, किन मुद्दों को लेकर जाना है जनता के बीच? देखिए, जनता के पास समस्या तो बहुत रहता है और 5 वर्ष 10 वर्ष में पूरा होता नहीं। एक पर एक समस्या आता है, उसका निदान होता है, फिर आता है, फिर होता है। जहाँ तक हो सके हम अच्छा से अच्छा करेंगे।
मानगो गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान भगवान सिंह के साथ जमशेदपुर में मानगो उल्डी थाना के एसएसआई द्वारा अभद्र व्यवहार और धक्का मुक्की किए जाने के विरोध में सिख समुदाय के लोगों ने थाना का घेराव किया। आपको बता दें कि सिख समुदाय के लोगों की मांग थी कि जब तक एएसआई माफी नहीं मांगते तब तक वे थाना का घेराव और सड़क जाम करके रखेंगे। वहीं आपको बता दें कि कली मानगो मुख्य सड़क पर पूरी तरह जाम है और थाना में अभी भी पुलिस और पब्लिक के बीच बातचीत चल रही है। मामला केवल यह है कि वो एक हमारे आईओ हैं यहाँ के कोई किसी केस के, वो हमारे प्रधान जी को धक्का मारे हैं। तो इनको धक्का नहीं मारे हैं, ये पूरे समाज को धक्का मारे हैं और जिसको किसी कीमत पर हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। और हम लोग को एक बात और क्लियर कर देना चाहता है कि थाना प्रभारी से हम लोग का किसी प्रकार का कोई नहीं है। वो बीच बचाव में थे या जो ढंग से बात किए। भगवान सिंह जी के बारे में दुनिया जानता है, कभी किसी को फालतू बात किसी के साथ कोई ऐसी बातें कभी हुई नहीं इनके साथ। उसी संबंध में पूछताछ के लिए उनको लेके आया गया। शर्त क्या रखा है लोगों ने? कोई शर्त ऐसा नहीं है, अभी घंटों से ऐसा कोई शर्त नहीं आया है। बताएं लोग माफी मांगे तब रोड खाली होगा। बातचीत हम लोग कर रहे हैं। भगवान सिंह के साथ में क्या हुआ था सर? तो भी उस विषय पर भी हम लोग गहराई से जांच करेंगे। पहले तो रोड जाम है, इसको हटाना है हम लोग। क्या पुलिस माफी मांगेगी? देखिए बोले कि हम लोग जांच कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की ये बैठक आज शाम 4 बजे से सुषमा स्वराज भवन में होगी। इस बैठक में केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। साथ ही जानकारी के मुताबिक इस बैठक में प्रशासन और नीति से जुड़े मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी। बैठक पीएम ने बुलाई है, जो कि ये समीक्षा शाम 4 बजे की जाएगी और मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा के लिए ये बैठक बुलाई गई है, जो कि शाम 4 बजे ये होगी। और आपको बता दें कि सुषमा स्वराज के आवास पर ये बैठक बुलाई गई है, जहां मंत्रालयों के जितने भी मंत्रिमंडल हैं उनके कामकाज की समीक्षा के लिए ये बैठक बुलाई गई है। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बैठक में क्या कुछ अहम मुद्दे पर जानकारी जो है वो सामने आ सकती है? जो कैबिनेट की बैठक बुलाई है, इससे पहले भी आपको बता दें पिछले महीने भी एक बैठक हुई थी और उस बैठक में तमाम जो डिपार्टमेंट हैं उनके मंत्री मौजूद थे और उसके अलावे उस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए मंत्री थे, अपने विभाग का प्रस्तुति दिया था कि उनके विभाग में किस तरह से कैसे काम किया जा रहा है। दरअसल इस कैबिनेट बैठक कम कह सकते हैं चिंतन शिविर के रूप में भी इसे डेवलप किया गया है और इसमें जो नए मंत्री शामिल हैं उन्हें ये बताने की कोशिश की चलाया जाए, लोगों को किया जाए वो विभाग कैसे काम करता है। इन तमाम सवालों को लेकर कैबिनेट की बैठक में जो विभाग होते हैं उनके मंत्री होते हैं, वो अपने विभाग का कार्य संचालन की प्रस्तुति देते हैं। इस बार भी जो चिंतन आप कह सकते हैं कैबिनेट की बैठक, साथ में चिंतन शिविर का भी एक नाम दिया गया, ये तीसरा है। इससे पहले भी एक बैठक हुई थी, उसमें भी कई विभाग के लोगों ने अपनी प्रस्तुति दी थी। अभी जो बैठक होने वाला है शाम 4 बजे ये बैठक होगा। सुषमा स्वराज जो सभागार बना है उनके वहां पर सभागार में बैठक होनी है 4 बजे। प्रधानमंत्री खुद रहेंगे और कैबिनेट के तमाम मंत्री वहां मौजूद होंगे और प्रधानमंत्री ये देखने की कोशिश करेंगे और उनके सामने जो मंत्री हैं वो अपने विभाग की प्रस्तुति देंगे कि हमारे विभाग में किस तरह से कार्य संपन्न किए जा रहे हैं और कौन कौन से कार्य अभी किए गए हैं और कौन से कार्य समाप्त हो गए हैं और कौन से कार्य में अभी काम जारी है। इन तमाम स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री के सामने ये प्रस्तुति दी जाएगी और प्रधानमंत्री इस पर विचार करेंगे। साथ ही साथ जो नए मंत्री शामिल हैं, जो अन्य मंत्री शामिल हैं, उन मंत्रियों को इस प्रस्तुति से एक बड़ी मदद मिलती है कि आखिर उनके विभाग में कैसे काम किया जाए। तो ये एक अच्छी पहल आप कह सकते हैं और इस पहल से निश्चित रूप से जो अन्य मंत्री हैं उन्हें फायदा होगा
इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर भी प्रधानमंत्री कैबिनेट के अंदर चर्चा कर सकते हैं, चाहे महंगाई हो या फिर अन्य मुद्दे हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात होगी। और जिस तरह से कोरोना के टीके पड़े हैं, 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को पड़ चुका है ये डोज, तो इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी। आगे कैसे इस पर काम करना है, इन तमाम ऐसे इशू हैं जिस पर कैबिनेट अपने विचार इस पर फैसला लेगी। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम जानकारी के लिए राजेश जी। तो मंत्रालयों की ये कामकाज की बैठक आज पीएम ने बुलाई है, जो ये बैठक शाम 4 बजे की जाएगी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन सोमवार को विज्ञान भवन में किया गया। इस दौरान सुपरस्टार रजनीकांत को 91वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही विज्ञान भवन में मौजूद सभी लोगों को रजनीकांत के सम्मान में खड़े होकर तालियां बजाई। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद रजनीकांत ने इसके लिए भारत सरकार का धन्यवाद भी कहा। वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को उनके करियर का 4था राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। कंगना को उनके फिल्म मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही मनोज बाजपेयी को भोसले के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है और मनोज बाजपेयी ने तीसरी बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। वहीं धनुष को भी उत्कृष्ट अभिनय के लिए सम्मानित किया गया है। तो चलिए, अभी इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।